तो साथियों आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान का भाग 5 जिसे संघ कहते हैं। क्या संविधान के भाग 5 को संघ कहते हैं, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। क्या संविधान का भाग 5 जिसे संघ कहते हैं, यह अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दिया गया है। तो आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक परिभाषित किए गए हैं। क्या राष्ट्रपति का अनुच्छेद है 52 से लेकर 62 तक। चलिए हम राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेदों को एक बार समझ लेते हैं, तब उसके बाद हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की पद्धति अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या है। अनुच्छेद 56 पदावधि कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता अर्थात दोबारा चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति पद की पात्रता क्या है। अनुच्छेद 58 पद के लिए अर्हताएं या योग्यताएं अर्थात राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या है, अर्थात राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया अर्थात राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। क्या राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। अनुच्छेद 62 पद की रिक्त भरने का समय अर्थात जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो वह कितने समय में भरा जाएगा। लेकिन हमारे पढ़ने का क्रम क्या होगा, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है और पद की शर्तें अर्थात राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय क्या शर्तें हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं और निर्वाचन का तरीका पढ़ेंगे। इसके बाद हम राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि दोबारा चुनाव लड़ने के लिए पात्रता क्या है। इसके बाद हम महाभियोग प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तब इसके लास्ट में हम देखेंगे जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो वह कितने समय में भरा जाएगा। तो चलिए हम पहले समझते हैं अनुच्छेद 52 को। अनुच्छेद 52 क्या अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। क्या राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है अर्थात यह पद संविधान में सबसे ऊपर है। सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का ही है। संवैधानिक स्थिति राष्ट्रपति भारत के राष्ट्र प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट तथा भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। क्या राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होते हैं और ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है। क्या अनुच्छेद 58 निर्वाचन के लिए अर्हताएं अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है।
क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन, उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यताएं, भारत का नागरिक हो। क्या भारत का नागरिक होना ही पर्याप्त है, वह चाहे जन्मजात नागरिक हो या कानूनी, दोनों चलेगा। तो चलिए समझते हैं कि जन्मजात नागरिक और कानूनी नागरिक क्या होते हैं। जन्मजात नागरिक का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। क्या जन्मजात नागरिक का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। जबकि जो कानूनी नागरिक है, इसका अर्थ होता है वह कानूनी माध्यम से भारत का नागरिक बना है। क्या कानूनी नागरिक का अर्थ होता है कि वह कानूनी तरीके से भारत का नागरिक बना है। लेकिन ये दोनों ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्य होते हैं, चाहे वह जन्मजात हो या कानूनी, दोनों चलेगा। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। क्या लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। केंद्र, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। क्या केंद्र, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। इसे हम आसान शब्दों में समझे तो जितने भी सरकारी पोस्ट होती हैं, अर्थात जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं, वे लाभ का पद हैं। क्या सरकारी नौकरी लाभ का पद है। लेकिन जितना नेता के पद होते हैं, वे लाभ का पद नहीं होता है। अर्थात कोई व्यक्ति अध्यापक है, अधिकारी है, क्लर्क है, ये सब लाभ का पद है। लेकिन कोई सांसद है, विधायक है, एमएलसी है, राज्यसभा सांसद है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, तो ये लाभ का पद नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, वह चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अपने नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा। जबकि जो नेता का पद है, जैसे सांसद, विधायक आदि का, ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते जब वो अगला पद धारण करेंगे तो ये पिछला वाला पद खाली कर देंगे, नया वाला पद धारण कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सांसद है, तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यदि वह राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है, तो अपने संसद सदस्य रिजाइन दे देगा और राष्ट्रपति का पद धारण कर लेगा। जबकि मान लो कोई व्यक्ति यदि नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि वह अपने पद से रिजाइन नहीं देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 59 के ऊपर। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। क्या राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। चलिए इसको समझ लेते हैं। राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह सदस्य है तो अपना पद खाली कर देगा और राष्ट्रपति का पद धारण कर लेगा। यदि ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जो पद ग्रहण की तिथि से उसकी पुरानी सीट खाली मानी जाएगी। अर्थात कोई व्यक्ति मान लो सांसद है, वह राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है और यदि वह राष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है तो उसकी पुरानी सीट खाली हो जाएगी। वे किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकते। अर्थात यदि वो कोई और पद धारण किए हैं तो वह भी खाली हो जाएगा। उनके वेतन और भत्ते में उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। अर्थात उनके कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती। अर्थात वेतन भत्ते में कमी नहीं की जा सकती। अब चलिए समझते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचित नियम क्या कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाता है तो उसके लिए चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। क्या 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक।
ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाता है तो ये जो प्रस्तावक होते हैं ये प्रस्ताव रखते हैं कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और इसका हम प्रस्ताव रखते हैं। क्या ये 50 प्रस्तावक जो है प्रस्ताव रखते हैं कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, और ये जो अनुमोदक होते हैं ये उसका समर्थन करते हैं। क्या जो प्रस्तावक हैं ये प्रस्ताव रखते हैं कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, और ये जो अनुमोदक होते हैं ये समर्थन करते हैं। अब ये जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं ये कौन हो सकते हैं, ये केवल जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं वही लोग प्रस्तावक और अनुमोदक बन जाते हैं। अब ये मत सोचना कि जो 50 प्रस्तावक है वही अनुमोदक बन जाएगा, ऐसा नहीं। 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक, टोटल सदस्य हो गए 100। क्या टोटल हो गए 100। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अलग अलग होने चाहिए, जो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 100। अनुच्छेद 54 बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का। क्या अनुच्छेद जो 54 है ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। क्या निर्वाचक मंडल अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं, उसी को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य अर्थात संसद में 2 सदन होता है, एक है लोकसभा दूसरी है राज्यसभा। ये जो संसद के दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य वोट डाल सकते हैं। क्या जो संसद के दोनों सदन के सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डाल सकते हैं और ये निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ध्यान रहे सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्या जो राज्य का विधानसभा होता है उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे भी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्या दिल्ली और पांडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह जो है 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से दिल्ली और पांडुचेरी को जोड़ा गया। इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 के ऊपर। निर्वाचन की रीत, मैनर ऑफ इलेक्शन अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एकल संक्रमणी मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा गुप्त मतदान से चुना जाता है। इसमें 3 शब्द है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी मत, गुप्त मतदान। चलिए इन तीनों को समझ लेते हैं। ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, चलिए पहले इसको समझते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ होता है कि जनसंख्या के अनुसार वोट का वैल्यू, क्या जनसंख्या के अनुसार वोट का वैल्यू। जैसे यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो यूपी के विधायक के वोट का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। क्या यूपी की जनसंख्या सभी राज्यों से अधिक है, इसलिए यूपी के वोट का वैल्यू सबसे अधिक है। यूपी का है वोट का वैल्यू 208, अर्थात यदि एक विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है तो उसके वोट की वैल्यू 208 होती है।
और सिक्किम जो है, सिक्किम क्या, सिक्किम के वोट का वैल्यू है 87, जो कि सबसे कम है। क्या, सिक्किम के वोट का वैल्यू 87 है, जो सबसे कम है। अर्थात ये जितनी जनसंख्या उसकी उतना भागीदारी, इसी को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य के विधायक का वोट का वैल्यू अधिक होगा, जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य के विधायक के वोट का वैल्यू कम होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। अब हम बात करते हैं एकल संक्रमणी मत क्या होता है। जैसे हम लोग लोकसभा, विधानसभा या पंचायत में जब चुनाव वोट डालते हैं तो एक ही व्यक्ति को वोट डालते हैं। यदि मान लो लोकसभा, विधानसभा कोई भी चुनाव हो, उसमें 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा कोई भी चुनाव हो, उसमें किसी एक ही व्यक्ति को वोट डालेंगे। या तो हम इसे डालेंगे, या तो इसे, या तो इसे, या तो इसे, किसी एक ही को वोट डालेंगे। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। क्या, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में 4 व्यक्ति खड़े हैं। क्या, राष्ट्रपति के चुनाव में 4 व्यक्ति खड़े हैं, तो जो वोट डालने जाएगा व्यक्ति वह सभी को वोट देगा और वह अपना क्रम निर्धारित करेगा। मतलब उसकी फर्स्ट प्राथमिकता क्या है, सेकंड प्राथमिकता क्या है, थर्ड प्राथमिकता क्या है, फोर्थ प्राथमिकता क्या है। मान लो चलिए ये 1 है, हम इसे 2 कर देते हैं, इसे 3, ये 4। अब मान लो ये चारों व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और कोई वोट डालने गया तो वह चुनाव करेगा पहले हमें किसे फर्स्ट देना है। मान लो कोई व्यक्ति चुनाव में गया, वो 3 नंबर को फर्स्ट दिया कि ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है, ये हमारी सेकंड प्राथमिकता है, ये हमारी थर्ड प्राथमिकता है, ये 4 है। अब मान लो अगला व्यक्ति आया, वो बोला कि ये हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ऐसे मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में प्राथमिकता के अनुसार वोट दिया जाता है। क्या, प्राथमिकता के अनुसार कि उसकी फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी सदस्य रहेंगे सभी को वोट डालना ही पड़ेगा और उसमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि किस व्यक्ति को कौन सा प्राथमिकता वोट डालने वाला व्यक्ति दे रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं कि गुप्त मतदान क्या होता है। अर्थात गुप्त मतदान का अर्थ होता है कि पार्टी को नहीं दिखाया जाता है कि हम किसे वोट डालते हैं। जो भी व्यक्ति वोट डालता है वह गुप्त तरीके से डालता है, वह किसी को दिखाता नहीं है। जैसे हम लोग लोकसभा या विधानसभा या पंचायत के चुनाव में वोट डालते हैं तो अकेले जाते हैं और वोट डालकर चले आते हैं। वैसे भी राष्ट्रपति के चुनाव में होता है कि किसी को दिखाया नहीं जाता है, सिर्फ जो व्यक्ति वोट डालने गया है वही वोट डालकर चला आता है, सिर्फ उसे ही पता होता है कि वह किसे वोट दिया है। कुछ अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। क्या, नोटा क्या होता है, अर्थात हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, इसका प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता है। क्या, नोटा का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकते। क्या, राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकते। व्हिप क्या होता है, व्हिप राजनीतिक दलों द्वारा जारी किया गया निर्देश होता है और इसका प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि एक विधायक के वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। क्या, एक विधायक के वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। विधायक को अंग्रेजी में एमएलए कहते हैं। क्या, एमएलए, एमएलए का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक को इंग्लिश में एमएलए कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि एक विधायक के वोट का वैल्यू कैसे निकलता है। एक विधायक के वोट का वैल्यू निकालने के लिए राज्य की
कुल जनसंख्या, क्या अर्थात राज्य में जितनी जनसंख्या है उसकी कुल जनसंख्या जितनी है उसे ऊपर लिखा जाएगा। राज्य की कुल जनसंख्या। अपावन, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सीटें, क्या राज्य विधानसभा की निर्वाचित सीटें। गुणे 1/1000। विधायक के वोट का वैल्यू निकालने के लिए जिस जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है वह है 1971 की जनसंख्या, क्या 1971 की जनसंख्या अभी प्रयोग की जाती है विधायक के वोट का वैल्यू निकालने के लिए। इसे 2026 तक फिक्स कर दिया गया है, क्या 2026 तक सिर्फ 1971 की जनसंख्या का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए अब हम यूपी के एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं कि आखिर एक विधायक के वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम विधायक के वोट का वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसमें यूपी का एग्जाम्पल लेंगे। यूपी के एक एमएलए का वोट का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जनसंख्या तो हमें 1971 की लेनी है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में अभी 1971 की जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है। यह 2026 तक फिक्स कर दिए गए। तो 1971 में यूपी की जनसंख्या कितनी थी? 8,38,48,797। कितना? 8,38,48,797। अपावन, राज्य की विधानसभा की सीट कितनी है टोटल निर्वाचित? 403 है। गुणे 1/1000, 1000 हो गया। अब यदि हम इसे हल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 208। क्या 208? अर्थात यूपी के एक एमएलए के वोट का वैल्यू 208 है। और सबसे कम विधायक के वोट का वैल्यू किस राज्य का है? सिक्किम। क्या सिक्किम? सिक्किम के विधायक के वोट का वैल्यू है 87। क्या 87? जबकि यूपी के एक विधायक का वोट का वैल्यू 208 है, जो कि भारत में सर्वाधिक। सबसे कम विधायक के वोट का वैल्यू सिक्किम का है, सिर्फ 87। चलिए अब हम समझते हैं कि एक सांसद का वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। क्या एक संसद सदस्य के वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो एक संसद का वोट का वैल्यू निकालने के लिए इक्वल सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, अर्थात देश में जितने भी निर्वाचित विधायक हैं सभी के वोट के वैल्यू का योग। क्या देश के सभी निर्वाचित विधायकों के वोट के वैल्यू का योग अपावन संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है। चलिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए अब हम एक एमपी के वोट का वैल्यू निकालते हैं। संसद को इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। पिछले चुनाव में देश के कुल विधायकों का वोट का वैल्यू 5,43,231। क्या 5,43,231? ये टोटल पिछले चुनाव राष्ट्रपति चुनाव में देश के विधायकों का वोट का वैल्यू था। अब हमारे संसद में कितने सदस्य हैं निर्वाचित वाले? 543 तो लोकसभा में है, और राज्यसभा की फुल लेंथ 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 ही है। लेकिन जिसमें से निर्वाचित सिर्फ 233 हैं। क्या 233 है? यदि हम इसे और इसे टोटल करेंगे तो 776 आएगा। 5,43,231 में 776 का भाग दे देंगे तो एक एमपी के वोट का वैल्यू निकल कर चला आएगा। अब वो वैल्यू कितना आएगा? 700 आएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, जो ऊपर संख्या है और नीचे है, नीचे तो 776 है, उसका जो भाग करेंगे एक एमपी के वोट का वैल्यू निकल कर चला आएगा,
जो 700 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 56 से बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।